देखो ये तो यार फ्लोर पे पूछना। लो दो बंदे पढ़ते हैं। देखिए भाई, अपन लोगों ने यार कल पढ़ा था कि अगर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर स्टडी करनी है तो सबसे पहले बोलो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या पढ़ी थी? डिस्प्लेसमेंट करंट। उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। जहां पर फाई बोलो मेरे पास में क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसकी वैल्यू क्या लिखते हैं? ई इंटू ए। क्या लिखते हैं? ए इंटू ए। उसमें ए तो अपन लोग क्या निकाल सकते हैं बाहर? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टाइम के अनुसार क्या होगी? चेंज। इसकी सहायता से हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाइड करा था। और मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ की जो बेटा मेरे पास इक्वेशन निकल के आई थी, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर मी नॉट इंटू क्या लिखा था? आईसी प्लस आईडी। क्या लिखा था? आईसी प्लस आईडी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिस्प्लेसमेंट करंट है इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं और एम्पियर्स लॉ को इस तरह से मॉडिफाइड कर देते हैं। इसकी सहायता से ही हम लोगों ने हाँ उसके अंदर बेटा यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब अपन लोग एक मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे तो देखो एक्चुअल में जो बेटा मेरे पास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बेटा मिलकर के बनी। तो ये वाली इक्वेशन के थ्रू अगर आप बात करो तो जहां पर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या हो रहा है? चेंज। वहां पर बोलो मुझे क्या मिल रही है? मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। और जब अपन लोगों ने फेराडे लॉ के बारे में पढ़ा था तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल बराबर क्या था मेरे पास? डी फाइव बाई डी टी। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज होता है तो मुझे क्या मिलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हमारे पास में जो क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो उसके अंदर भी सेम का सेम काम होता है। जब आपके पास में हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज करते हैं तो आपको क्या मिलती है? मैग्नेटिक फील्ड। फिर जब आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं तो क्या मिलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से आप लोग जब उसको पूरी कंट्रीब्यूशन फॉर्म में चलाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या मिलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या मिलता है? प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको ध्यान बोलो क्या रखना है कि जो भी मेरे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी बेटा डायरेक्शन वो लोग इससे बताते हैं अपन ई क्रॉस बी से। सही है। फिर अपन लोगों ने पढ़ा था कि मेरे पास में अगर कभी एनर्जी अगर बतानी है तो एनर्जी डेंसिटी के थ्रू अपन लोग बताएंगे। फॉर्मूला बेटा बोलो क्या लिखेंगे? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या फिर आवश्यकता अनुसार क्या लिख सकते हैं? ठीक है, यहां तक कल अपन लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब देखो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हाँ, हर्ज एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो हमने बताया था कि जब चार्ज पार्टिकल आपके पास में ऑसिलेटिंग कंडीशन में होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करके देता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बस उसका सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, अपन लोग देखो अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, पॉइंटिंग वेक्टर। क्या पढ़ते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर। लो भाई, भाई देखिए हम पॉइंटिंग वेक्टर, यही वो साइंटिस्ट था पॉइंटिंग जिसने आप लोगों को क्या बताया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर टॉपिक है। देखिए पॉइंटिंग वेक्टर को देखो किस तरह से डिफाइन करा गया, जो कि किताबों में लिखा हुआ है। कैसे कि अगर मेरे पास में कोई सरफेस है, भाई सुनो ध्यान से, कोई सरफेस है उसके पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी पास होती है वो उसका क्या कहलाता है? पॉइंटिंग वेक्टर। क्या कहलाता है? पॉइंटिंग वेक्टर। किस तरह से डिफाइन करा गया? कोई सरफेस है हमारे पास, उसके पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी क्या होती है? पास होती है, वो उसका क्या कहलाता है? पॉइंटिंग वेक्टर। और पॉइंटिंग वेक्टर का एक फॉर्मूला और बताया साइंटिस्ट ने कि एस वेक्टर बराबर आपको लिखना चाहिए ई क्रॉस बी बाय म्यू नॉट। इस ई क्रॉस बी की सहायता से ही हम लोगों ने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की क्या होती है? परपेंडिकुलर। आखिर में हम लोग इस वाले फॉर्मूले का यूज करके क्या प्राप्त करेंगे? ये देखो हमारे अंदर यहाँ पर इसको पढ़ने का कारण है, ध्यान से देखें। हमें एक बात पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे की क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो इस बात का देखो अपन लोग फायदा उठाते हैं इसमें। एस बराबर क्या लिख सकते हैं अपन? ए बी अपॉन क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आप लोग। हमें एक चीज और पता है कि सी इक्वल टू क्या होता है? ई बाई बी। सी इक्वल टू क्या होता है? ए बाई बी। तो अपन एक काम करते हैं, बी की वैल्यू को क्या लिख देते हैं? ई बाई सी। और इसको कहां पर पुट कर देता हूं मैं? यहाँ पर। तो इस बराबर क्या लिख सकते हैं अपन? ई स्क्वायर बाय सी इंटू क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या रेसा अपन लोग क्यों कर रहे हैं इसमें। ई की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बताओ मेरे पास में इक्वेशन क्या चलती है? ई नॉट साइन के एक्स माइनस क्या लिखते हैं अपन लोग? ओमेगा टी। इसको अगर आप यहां पर पुट करें तो ये आपके पास में वो वाली इक्वेशन बन गई है जो टाइम के अनुसार क्या हो रही है? चेंज।
इसमें एक काम और करते हैं हम लोग कि बेटा इसकी मैं क्या निकालता हूं, एवरेज वैल्यू। ध्यान से देखिए, इसकी अगर बेटा मैं एवरेज वैल्यू को फाइंड अगर मैं करता हूं तो इसका फायदा भी मैं आपको बताऊंगा कि अरे हम क्यों कर रहे हैं इसमें। तो एवरेज वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखें तो बोलो क्या लिखेंगे, ए नॉट स्क्वायर बाय सी, ए नॉट को तो क्या ले लेंगे बाहर, और सही बात है क्या हो जाएगा, हाफ। इसकी वैल्यू मेरे पास में अगर हाफ हो जाती है तो ये बेटा मेरे पास में क्या आ जाएगी, पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू। क्या आ जाएगी, पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू। तो ध्यान से अगर आप देखें तो यार हमें एक मतलब डेफिनेशन पता है, वो है इंटेंसिटी की। तो बताओ इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास में, कि अगर किसी भी पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम में जितनी एवरेज एनर्जी क्या होती है, पास होती है, वो बोलो क्या कहलाती है, इंटेंसिटी। यानी कि यार अपने एक बात समझ में है कि अगर यहाँ पर अगर मैं एवरेज का साइन अगर मैं लगा देता हूँ तो यहाँ पर भी बोलो क्या लगाना चाहिए, एवरेज का साइन। इसका मतलब सर एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, बोलो मुझे क्या बताना चाहिए, इंटेंसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पर जो मुझे ई नॉट स्क्वायर बाय 2 सी म्यू नॉट जो आपको बता रहा है, वो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी। इसीलिए हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर को पढ़ते हैं, क्योंकि इस पॉइंटिंग वेक्टर की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या बता सकते हैं, इंटेंसिटी। ठीक है, तो आपको कभी भी मतलब कि इंटेंसिटी की वैल्यू अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने इसको पढ़ा है, ये कारण है। ठीक है, तो पहले पॉइंटिंग वेक्टर लिखे, इसकी डेफिनेशन में आपको लिखा देता हूं, एक सेकंड पहले लिख लें। लिखो, पॉइंटिंग वेक्टर लिखे और लिखे बेटा उसमें रेट ऑफ एनर्जी, इस तरह से लिखे, रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया is defined as rate of energy per unit area is defined as पॉइंटिंग वेक्टर। क्या डिफाइन करके बताता है, पॉइंटिंग वेक्टर को इस तरह से पॉइंटिंग वेक्टर को डिफाइन करा गया है। ठीक है, तो इस बराबर क्या लिखा, u अपॉन एटी। ठीक है, और एक फॉर्मूला उसने खुद ने दिया, E क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट, जिसकी सहायता से उसने कहा कि ये मेरे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या बताता है, डायरेक्शन। बिल्कुल डायरेक्ट दिया उसने, सिर्फ उसने ये वाला फॉर्मूले को सीधा का सीधा लिखा है, इसका कहीं पर भी मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है, से बिल्कुल ध्यान रखना है इसका। क्या, वही वाली बात तो मैं आपको बताया था कल, कि मैंने तो आपको वेव के डायग्राम के थ्रू बताया था कि जब आपको डायरेक्शन निकालनी है तो आप कैसे निकालो, ई क्रॉस बी से। लेकिन ई क्रॉस बी तो अपन लोगों ने समझ के बताया, इसने सीधा ही बताया था पहले कि अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन अगर बतानी है तो आप सीधा कैसे बता सकते हैं, ई क्रॉस बी। अपन ने तो समझ के बताया, इसने सीधा बताया था उस टाइम। हाँ, इसको पढ़ने का फायदा हो गया अपन को, इसको पढ़ने का बोलो फायदा क्या हुआ, कि अपन लोग सीधे क्या बता पा रहे हैं, इंटेंसिटी। ये फायदा है इसको पढ़ने का। नहीं, ये एक्चुअल में लेके इंटेंसिटी है आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब अभी मैं लिखा हूँ आपको लाइन, ये पूरा लिखो यार, मन है तो तुम्हारी इच्छा है। लिखो लिखो, नहीं नहीं नहीं, पूरा लिखो आप तो। एवरेज बेटा हम लोग इसलिए निकाल रहे क्योंकि मुझे इंटेंसिटी की बेटा वैल्यू चाहिए थी, इस कारण से मैंने निकाला एवरेज। क्योंकि जो मेरे पास में जो पॉइंटिंग वेक्टर की क्या निकाल रही है, एवरेज वैल्यू, वो सीधी बोलो किसके बराबर आ रही है, आपके इंटेंसिटी के, इसलिए निकाला है अपन लोगों ने एवरेज। नहीं तो अगर आप चाहो तो टाइम के अनुसार वेरी कराते, लेकिन आपको उसका कुछ फायदा नहीं है। बात समझ में आई ना, तो अपन को फॉर्मूले कम से कम पढ़ने पड़े, इसलिए मैंने निकाला एवरेज। नहीं तो कहाँ तक पढ़ते जाओगे इतनी सारी चीजें। ठीक है, कम पढ़ के और पास हो, मतलब के कुल मिला के मार्क्स लेके आने। ठीक है, बिल्कुल हमेशा मैं आपको देखो सवाल भी कराऊंगा, अभी सवाल कैसा पूछता है इस पे। ठीक है, ठीक है, तो बेटा बोलो फॉर्मूला क्या निकल के आया, ए नॉट स्क्वायर बाय 2 सी म्यू नॉट। अब इसके बाद में लिखे आप इंटेंसिटी, ताकि अपन को ध्यान रखे, इंटेंसिटी लिखो आप, इंटेंसिटी। हाँ, इंटेंसिटी, और उसमें लिख लें आप एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज डिफाइंड एज
इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी, इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी। इसका मतलब सीधा अब हम ये बोल सकते हैं कि यार इंटेंसिटी अगर बतानी है तो सीधा बोलो किससे बताएंगे, ई नॉट स्क्वायर बाय 2c म्यू नॉट। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर अपन चाहें तो अपनी आवश्यकता अनुसार मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे बोलो, C इक्वल टू क्या लगा करके, ई नॉट बाय बी नॉट, ठीक है ना, ऐसे बदल सकता है ये। अच्छा, एक बात और, अपन को पता है जो इंटेंसिटी होती है उसका बेसिक फॉर्मूला बोलो क्या होता है, पावर अपॉन एरिया। सही है, इन दोनों को मिला करके सवाल कैसा बनेगा वो हम लोग नोट करेंगे। अच्छा, एक बात और मुझे बताओ, मान लो यार अपने पास में एक सोर्स है, क्या है सोर्स, और इसकी पावर क्या मान लो P मान लो। तो मुझे बताओ यार इससे स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर इसकी इंटेंसिटी क्या लिखेंगे अपन, P अपॉन पाई आर स्क्वायर के P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। मान लो अगर ये बल्ब अगर होता तो बल्ब की चमक क्या रहती चारों तरफ, सही है ना। अच्छा, तो इस बात पर देखो एक सवाल सोल्व लिखेंगे, सवाल लिखे। ठीक है, ये पावर वाला और ये जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला पड़ा है इसको मिला जुला करके देखो सवाल कैसा पूछेगा। लिखे, ए पॉइंट सोर्स ऑफ पावर, लिखो ए पॉइंट सोर्स ऑफ पावर 15 वाट, a point source of power 15 watt is placed, 15 यानी 15, 15 वाट is placed in a space, is placed in a space at a certain place, at a certain place। ठीक है, calculate amplitude of, calculate amplitude of magnetic field, calculate amplitude of magnetic field at a distance 2 मीटर from the source। बताओ भाई, 2 मीटर फ्रॉम द सोर्स, बताओ। क्या, अगर अपन में एनर्जी की बात अगर करेंगे तो बोलो यार हमारे पास में मैंने एनर्जी तो क्या रहेगा, पावर इनटू टाइम रहेगा। सही बात है ना, क्या होती है पावर इनटू टाइम। और जब मैं इंटेंसिटी की बात करता हूँ तो पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में जितनी एवरेज एनर्जी पास होती है वो क्या होती है, इंटेंसिटी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, यही अपन को पहले भी पढ़ाया होगा, यही अपन लोग अब पढ़ रहे हैं। इसमें बोलो क्या पूछा अपन लोगों ने, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ओके, सोल्व करो। फिफ्टीन तो ई नोट आया, अपन को बी नोट निकालना है। हम्म, 5 × 10⁻⁸।
देखो इस सवाल में बेटा बोलो हमारे पास में क्या, एक तो पावर है और एक 2 मीटर की दूरी पर क्या पूछी है अपन लोगों से, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबने कहा ऐसी अगर स्थिति अगर कभी भी अगर सवाल में अगर बनती है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में पढ़ा है, ई नॉट स्क्वायर बाय 2 सी वी नॉट। ठीक है, अब पावर अगर गिवन है तो हमें एक काम करना चाहिए कि यार इस फॉर्मूले को पावर अपॉन एरिया के अंदर बदल देना चाहिए और इसको इस तरह से लिख देते हैं, पी अपॉन क्या हो जाएगा, जितनी दूरी पर बात हो रही है 4 पाई r² में आर बन जाएगा वो, और ये बेटा कितना हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर बाय 2 सी म्यू नॉट। सही बात है। तो अपन एक काम करते हैं ना, पहले वैल्यू किसकी फाइंड कर लेते हैं, ई नॉट की। तो पावर बताओ कितनी है, 15 है ना, 4 पाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा वो, म्यू नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ई नॉट की बेटा वैल्यू कितनी आ रही है 15 है ना। तो ई नॉट अगर आ जाएगा तो यार फॉर्मूला बार बार काम आ सकता है, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी। सही बात है, ई नॉट बाय सी यानी कि 3 × 10⁸ सही है। इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आप लोगों से पूछे जा सकते। ठीक, अच्छा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ ली ना अपन लोगों ने, बहुत बढ़िया। अपन लोगों ने मोमेंटम पढ़ा हुआ, उसमें मोमेंटम एनर्जी की फॉर्म में अपन लोग फाइंड करते हैं, याद अगर आ रहा हो तो, ई बाई सी क्या होता है, ई बाई सी। यहाँ पर ई की बात करें तो बोलो हमारे पास में एनर्जी में क्या लिख रहा हूँ, इसमें यू से, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, यू बाई सी। एक और होता है अपने पास 2u/c, ये बोलो कब लिखते हैं, जब सरफेस कैसी हो, एब्जॉर्व करने वाली, ये बेटा बोलो कैसी हो, बहुत बढ़िया बात है। तो इसी तरह से आप प्रेशर भी पढ़ाया होगा, प्रेशर प्रेशर, अरे इंटेंसिटी की फॉर्म में क्या होता है वो, I/c, क्या होता है I/c, और एक और हो जाएगा 2I/c। ठीक है, तो इन फॉर्मूले तो सारे के सारे क्या है, सेम है। इस पर सवाल कैसे बनते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो मैं आपको कराता हूँ, बाकी फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, जो पहले पढ़ा है वही अब भी काम आएंगे हमने। तो अगर आप ध्यान से अगर आप देखो तो इस चैप्टर में आपको कुछ मतलब कि ज्यादा आपको नया याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो बोलो अपन को इसमें नया क्या पढ़ने की कोशिश करी हम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट करंट, एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या होती है डायरेक्शन, और एक अपन लोगों ने क्या पढ़ी है, एनर्जी डेंसिटी, जिसके थ्रू आप लोग क्या बताते हैं, एनर्जी। एक और आप लोगों ने नई चीज पढ़ी है इसके अंदर, वो है आपके पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला, क्या इंटेंसिटी का फॉर्मूला, जो मेरे हिसाब से आप सबको याद होना चाहिए, ए नॉट स्क्वायर बाय क्या होता है, 2 सी म्यू नॉट। नहीं तो अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग सारे के सारे फॉर्मूले वही चल रहे हैं जो आपको पहले के क्या है याद है। ठीक है ना, बस। नहीं नहीं सवाल कराऊंगा मैं, क्या बात कर रहा है सवाल तो कर ले यार, अब आया तो फिर क्या है, फिर पूरे ही पढ़ लेते हैं। बस अभी कर देंगे थोड़ी देर में स्थापना इसकी, पहले सवाल लेकिन सवाल तो कर ले तो यार, संडे में नहीं मान लिया। ठीक है, अरे यार होगा अभी, देखो यार ये क्या बात कर रहा है तू, नहीं नहीं, लो 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 देखो, सवाल लिखता हूँ मैं तो, चलो स्टार्ट हो जाओ। और पहला सवाल वो करेंगे जो एक बार आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है, ताकि अपन को एकदम आइडिया हो जाए कि आखिर में कैसे सवाल बनेंगे। नोट कर लिया क्या, ये बताओ।
चलो भाई लिखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी, लो 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 इस सवाल लिखें, EM वेव ऑफ इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी 1400, कितना है 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, fall on a surface, fall on a surface, fall on a surface of area, fall on a surface of area 1.5 meter square, 1.5 meter square is completely absorbed by it, is completely absorbed by it. Calculate force exerted, calculate force exerted by beam, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसने कितना फोर्स उस पर लगा है सरफेस पर, ये आप लोगों से पूछा है। (10⁻⁻6). भाई इस तरह के सवाल वगैरह पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रेशर I/C होगा प्योर एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए। फोर्स के बारे में पूछा है तो प्रेशर को क्या लिख सकते हैं अपन, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको सर फोर्स पर यूनिट एरिया अगर मैं लिखूंगा तो फोर्स की सर मेरे पास में वैल्यू निकल के आएगी IA/C। इंटेंसिटी गिवन है, एरिया गिवन है, 3 × 10⁸ बन जाएगा ये। एक तो इस तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया गया है जिसमें हमने पास कैलकुलेशन कम है। इस पर एक सवाल और अपन लोग करेंगे जिसमें हो सकता है कभी आप लोगों से कैलकुलेशन ज्यादा कराए, ठीक है। इसमें तो बहुत कम कैलकुलेशन है। लिखा है, लो लिखो भाई, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। ए सोर्स ऑफ पावर, ए सोर्स ऑफ पावर 600 किलोवाट, ए सोर्स ऑफ पावर 600 किलोवाट emit, EMIT, emit photon, ठीक है, पहले सवाल पूरा लिखेंगे। emit photon which incident on a surface, which incident on a surface on a surface 2.5 meter away out, 2.5 meter away out, पूरा लिखें, 2.5 meter away out, of which लिखें, of which 50% is, of which 50% is reflected back, 50% is reflected back। कुछ बात समझ में आई कि सर मतलब 50% तो क्या हो जाएंगे एब्जॉर्ब और 50% क्या हो गए रिफ्लेक्ट, बहुत बढ़िया बात। तो लिखें कैलकुलेट, कैलकुलेट प्रेशर ऑन द सरफेस, कैलकुलेट प्रेशर ऑन द सरफेस। सोल्व करूं, जो सरफेस की जो मैंने डिस्टेंस है यानी कि पावर अपॉन 4πr² में जो r बनेगा वो कितना बन जाएगा, 2.5 बन जाएगा इसमें, है ना।
3.85 ऐसा कुछ आएगा, अपन ने अप्रोक्सीमेट निकाला, और 4 कर देना उसको, लगभग 4 बोलेंगे इसमें, लगभग 4 इंटू 10⁻⁻5। बाकी के भी सोल्व करो। ले बताओ तुम तो, इसमें तुमने लोगों ने प्रेशर की वैल्यू क्या फाइंड करी? 3/2 I/C, सही बात है ना? क्या आएगा? 3/2 I/C। ठीक है, एक तो आपको जो पहले फॉर्मूला याद कराया होगा उसके थ्रू हो सकता है वो 1+r/2 वाला जो होता है। नहीं तो अगर आप चाहो तो इसको मतलब कि बेसिक तरीके से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ ये कैसे आया। बिल्कुल एक तरीका तो वो है कि आप वैल्यू का मतलब कि फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें, नहीं तो अपन को जो बेसिक तरीका आता है उससे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। भाई कैसे? अपन को पता है जब मेरे पास में बात बोलो किसकी होती है यार, एक एब्जॉर्बिंग सरफेस की, तो बोलो फॉर्मूले क्या चलता है? I/C। क्या चलता है? I/C। सवाल को जब अपन लोगों ने पढ़ा तो 50% क्या है? रिफ्लेक्ट। इसका मतलब 50% क्या हो गया? एब्जॉर्ब। तो यार अपन को ऐसा लिखना चाहिए कि यार प्रेशर जो एब्जॉर्ब करने वाला होगा उस I/C में I की वैल्यू क्या होनी चाहिए? I/2। क्या होनी चाहिए? I/2। तो बेसिक तरीके से अगर अपन चाहें तो ऐसे सोल्व कर सकते थे। क्या हो जाएगा? I/2/C। सही बात है। अब अपन को पता है यार भाई 50% क्या हुए? रिफ्लेक्ट भी हुए हैं। तो 50% अगर रिफ्लेक्ट अगर हुए हैं तो रिफ्लेक्ट वाले का बोलो फॉर्मूला क्या होता है? 2I/C। क्या होता है? 2I/C। तो 2I/C में सर अब I की वैल्यू को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? I/2। सही बात है ना? I/2 अगर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? I/C। तो अगर आप ध्यान से अगर आप देखो तो कुल प्रेशर बोलो कितना लिखोगे आप? I/2C प्लस क्या लिखोगे? I/C। तो जब आप उन सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 3/2 I/C। ठीक है ना? अगर अपन को बेसिक तरीके से सोल्व करना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, तो आप ऐसे विचार कर सकते हैं। अब बस इसको सोल्व करना देखो बहुत ही आसान हो गया है। हो सकता है इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके लिए ज्यादा बन जाए। इंटेंसिटी का बोलो फॉर्मूला, जब पावर हो क्या लिखेंगे? पावर अपॉन एरिया। सही है ना? तो 4πr², और वैल्यू सारी सारी गिवन है। 4π ये कितना है? 6 इंटू 10⁻³ ठीक है ना? ये कितना है? 600 किलोवाट। सही है ना? 600 किलो दिया है ना ये, तो इसको क्या लिख देते हैं? 600 किलो अपॉन 4π। ये कितना दिया है? 2.5 स्क्वायर इंटू, हो सकता है थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए, लेकिन लगभग जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि लगभग 4 लिख देता हूं मैं, तो क्या लिख देता हूं? 4 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है ना? कुल मिलाकर के ये वाली बात समझ में आ गई ना आपको? बस इसके बाद में तो कैलकुलेशन है, जैसे आपको अप्रोक्सीमेशन के अंदर करना हो वैसे करें। क्योंकि एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें, सोर्स से जो आपके पास में जो भी सरफेस है वो बताओ कितनी दूरी पर है आपके पास? 2.5। तो जब आप उसके लिए पावर जब आप लिखोगे तो स्मॉल आर की बताओ वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी अपने पास? बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे यार ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोगों से सवाल वगैरह पूछ सकता है। इसमें यार एक सवाल और देखो बनता है, पहले सब लोग नोट कर लो। इनमें एक सवाल और देखो पूछ सकता है अपन लोगों से। नोट कर लिया सब लोगों ने? करो करो करो। ठीक है, देखो ऐसे लिखा हुआ है, लो भाई बातें बंद करें। ये ऐसा लिखा हुआ है, E बेटा दिया है 1.2 साइन 2 इंटू 10⁻6 इंटू टी माइनस क्या है? kx। ठीक है, हो सकता है कभी ऐसे सवाल आप लोगों से पूछ ले जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या गिवन है इक्वेशन। टेक A = 1.2 साइन 2 इंटू 10⁻6 t माइनस kx। सवाल लिखाऊं? लिखो बेटा, इसमें लिखा हुआ है फाइंड
फाइंड, लिखो लिखो, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सवाल है फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब एच, क्या निकालना है, एच। एच यानी कि एच नॉट, क्योंकि बात किस में करूंगा मैं, वैक्यूम में। एच इक्वल टू एन आई तो बेटा तब काम में लेते जब सोलेनोइड वगैरह आपके पास में गिवन हो। थोड़ा सा विचार करो, एच की वैल्यू को फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अरे तुक्के थोड़ी लगाना, थोड़ा विचार तो करो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, भाई सवाल में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले को थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। टेन टू द पावर -2/पाई 1/100 पाई, ऐसा कुछ आंसर आएगा इसमें। थोड़ा आप लोग विचार तो करो कोई। हाँ 1/100 पाई, बिल्कुल गुड। देखो इसके अंदर क्या है, लो देखें। लो ये बातें बंद करें, देखें हम लोगों से क्या पूछा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एच के बारे में हम लोगों से पूछा है, ठीक है। तो वैसे तो सब लोगों के दिमाग में ये फॉर्मूला आता है कि यार एच बराबर क्या होता है, एन आई। लेकिन वो जब सोलेनोइड वगैरह जब आपका कोएर्सिविटी की बात होती है तब अपन लोग उस वाले फॉर्मूले को क्या दिमाग में लेके आते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो मेरे पास में गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्यादा से ज्यादा अगर अपन चाहें तो इस सवाल में बोल सकते हैं कि यार मेरे पास में 1.2 क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बता रहा है, एम्पलीट्यूड। तो सबने कहा अपन को इस तरह से फॉर्मूले को थोड़ा सा यूज करना चाहिए कि यार मैं पहले बोलूं क्या निकाल लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकाल लूं, मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकाल लूं, मैग्नेटिक फील्ड। तो सबने कहा यार ये वाला फॉर्मूला भी तो है अपने पास, बी नॉट इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एच नॉट। क्या सही बात है ना यार, बी नॉट इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एच नॉट। ये अपन लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल में पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले का अपन लोग क्या कर सकते हैं, यूज। तो सबने कहा सर बी नॉट पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपन को बोलो क्या पता है, ई नॉट। तो सबने कहा यार ये वाले फॉर्मूले की सहायता से ही सोल्व हो पाएगा। ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, सी। तो अब इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ई नॉट बेटा बोलो कितना है इसमें, 1.2। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁸। बी नॉट की वैल्यू बोलो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एच नॉट, बिल्कुल सही। यूनिट बताओ क्या होती है इसकी, एम्पियर पर मीटर। क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, ठीक है ना। कभी अगर आप भूल जाएं कि यार इसकी मतलब यूनिट क्या होती है, मतलब कि आपको कभी समझ में ना आए कि यार बी दिया हुआ है या फिर एच, तो सबसे बढ़िया आपको पता करने का तरीका ये है, बी अगर होगा तो वो काय में दिया होगा, टेस्ला में। एच वगैरह अगर दिया होगा तो काय में होगा, एम्पियर पर मीटर, ठीक है ना। नहीं, वो तो उसकी होती है इंडक्टर की, ठीक है। अरे एक सवाल और कर ले, मैं तो वैसे भी जा रहा हूँ, ठीक है। एक सवाल और करेंगे, पहले सब लोगों को नोट करने दें। अरे नहीं नहीं, देखो देखो देखें, देखो एक सवाल और करेंगे। ई बराबर हमारे पास में गिवन है, ई नॉट साइन इक्वल टू ई नॉट साइन 12 इंटू 10⁻⁶, और ब्रैकेट में दिया हुआ है जेड -2 इंटू 10⁻⁸ इक्वल टू ई नॉट साइन 12 इंटू 10⁻⁶, ब्रैकेट में लिखा हुआ जेड -2 इंटू 10⁻⁸, ठीक है।
ठीक है, तो सवाल इसके अंदर ये है, जहां पर आप लोग पहले क्या लिखते थे एक्स, वहां पर थोड़ा सा चेंज किया है, क्या है, जेड है। तो सवाल लिखे कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या पूछा है, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा है। नहीं नहीं, रूट 3 नहीं आएगा। रूट 3 लेकिन तू लेके कैसे आया, ये मुझे पहले जवाब चाहिए। रूट 3 कैसे लेके आया, मन से? अच्छा, ये बताओ मैं, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, C/V। क्या होता है, C/V। सही बात है यार। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर C/V के बराबर अगर होती है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो C/V में V अगर अपन को निकालना है, जबकि मीडियम की बात हो रही है, तो बताओ बेटा V इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ओमेगा/K। क्या लिखेंगे यार, ओमेगा/K। ओमेगा/K की बात अगर अपन करें, तो जेड के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो क्या बनेगा आपके पास में, K, और टी के साथ आने वाली जो वैल्यू वो क्या बनेगी, ओमेगा। उससे पहले अपन को एक काम करना चाहिए, लेकिन ये 12 × 10⁻⁶ को इस ब्रैकेट से क्या कर देना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो अगर आप ध्यान से अगर आप देखो तो के की बताओ वैल्यू क्या बनेगी, 12 × 10⁻⁶, और बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या बनेगी, 2 × 10⁸ इंटू ये। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो दोनों का क्या हो रहा है, डिवाइड। तो सर 12 × 10⁻⁶ तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैंसिल अगर हो जाएगा तो क्या सीधा ऐसा लिख सकते हैं, 2 × 10⁸। इसको यहाँ पर पुट करेंगे, 1.5 आंसर आएगा। ये बता रूट 3 कैसे लेकर के आया था तू? अच्छा, हाँ गुड। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोगों से क्या है, क्वेश्चन वगैरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 198 आपको मॉड्यूल में निकालना है, एक सेकंड और रुकेंगे। ठीक है, पेज नंबर 198, पहले हम नोट नोट कर लो सब लोग, नोट करने दो, बाकी सबको, बाकी सबको भी नोट करने दो। नोट तो कर लिया ना? पेज नंबर 198 पर बेटा मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। उसके अंदर आपके पास एक्स रे, गामा रे, इस तरह से आपके पास में काफी सारी रे गिवन है। जब भी बोर्ड आपके पास में आती है, बोर्ड के जब एग्जाम आते हैं, तो बोर्ड से पहले आपको ये जो पूरा स्पेक्ट्रम दिया है, इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो वेवलेंथ, क्या ध्यान रखना है, वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ अगर आप निकाल लेंगे तो हाथों हाथ आप क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी। क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी। तो आपको ज्यादा भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, एक तो आप क्या ध्यान रखेंगे, वेवलेंथ। वेवलेंथ के बाद में आपको क्या ध्यान रखनी है, एनर्जी रेंज, वो दिया होगा, क्या दिया हुआ है, एनर्जी रेंज। और एक उनका यूज, यूज यानी कि मतलब के एप्लीकेशन, ठीक है ना, कि कौन सी रे क्या काम आती है। ये आपको तभी ध्यान रखना है, दोबारा मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये आपको तभी ध्यान रखना है जब आपकी बोर्ड की एग्जाम आ रही हो। उससे पहले लेकर के बैठे रहने से, टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। पढ़ना है तो ये आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब नीट नीट की बात अगर अपन करें, तो अगर अच्छा पेपर अगर आता है, तो जो मैंने पढ़ा है वैसे आपके पास में क्वेश्चंस आने चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी बोर्ड के लायक अगर पेपर अगर बना, तो इसी वेवलेंथ वगैरह अपन लोगों से पूछ सकता है। लेकिन बोर्ड के अंदर तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों से कोई भी रे वगैरह की वेवलेंथ वगैरह पूछ ले। तो ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड से पहले ही आपको इसको क्या करना है, पढ़ना है। क्या नीट के, भाई नीट से पहले तो वैसे भी आपके पास में क्या आ जाएगी, बोर्ड, तो आप लोग इसको पढ़ ही लोगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो भाई, क्लास ओवर। ओके ओके।